वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सिटी के एक ऊपर से सीन दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे दिखाए जाते हैं। असल में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हमें हमारे हीरो को हाफता हुआ दिखाते हैं और वो एक काफी ज्यादा गहरे गड्ढे के अंदर हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल विलन को पकड़कर बैठा हुआ था। इसका नाम हा वेंग है, जो कि हंसते हुए कहता है कि जैसा मुझे तुमसे उम्मीद करनी चाहिए थी। साथ ही वो साइड में देखकर बताता है कि तुम उन कचरों से काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर हमारे हीरो के साथ उससे लड़ने के लिए आए हुए थे। वो सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे। इसके बारे में सोचते हुए हमारा हीरो, जिसका नाम कैंग यू है, वो गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। हा वेंग कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि तुम अकेले ही ऐसे इंसान हो जो कि मुझे मारना डिजर्व करते हो। और वो एक काफी ज्यादा क्रीपी सी और डिजास्टर सी हंसी हंसने लग जाता है। पर कैंग यू हंसते हुए कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें मारने वाला है। मैंने अपने कॉमरेड से वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर केवल नियम ही है जो कि तुम्हें जज करेगा, उसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद कैंग यू आगे कहता है, पर मुझे आज भी इस चीज का रिग्रेट होता है, मुझे उसी समय ही उसे वहाँ पर मार देना चाहिए था। फिर न्यूज में हा वेंग के बारे में बताते हैं कि उस दुनिया का मोस्ट टेरिफाइंग विलेन, जिसने उस दुनिया को सबसे ज्यादा डर में रखा हुआ था, उसे आखिरकार मौत की सजा दे दी गई है। और अभी हा वेंग को एक पावर लिमिटेड डिवाइस बनाया गया है और उसे लूसलेस प्रिजन, जिसके अंदर इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा खतरनाक विलेंस को रखा गया है, उसके अंदर सब बेसमेंट 5 के अंदर लूसलेस प्रिजन के अंदर उसका सेल होने वाला है। और इसके अलावा हा वेंग से लड़ते हुए जो हीरो यहाँ पर मारे गए थे, वो सभी हीरो कैंग यू के साथी थे। और उन सभी का ज्वाइंट फ्यूनरल, जो कि इक्वली हीरोज के लिए है, आज शाम को होने वाला है। और ये न्यूज बैठकर कैंग यू देख रहा था, जिसकी वजह से उसे इसके लिए काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो न्यूज आगे कुछ बोल पाती उससे ही पहले एक हाथ आकर रिमोट से उसे बंद कर देता है। साथ ही वो कैंग यू से कहता है कि अगर तुम बीमार होने के बाद टीवी में ये सब क्या देख रहे हो। इसका नाम कैंग हो है और ये लूसलेस प्रिजन के अंदर एक वार्डन का काम करता है, और साथ ही ये कैंग यू का बड़ा भाई भी है। कैंग यू काफी ज्यादा गुस्से में अपने भाई को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि वो कमीना हा वेंग, जब मुझे मौका मिला था तो उसी समय मुझे अपने हाथों से ही उसे वहाँ पर मार डालना चाहिए था। और ये कहते हुए उसका लुक सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। पर उसका बड़ा भाई कैंग हो उससे कहता है, पर क्या तुमने अपने कॉमरेड से वादा नहीं किया था। और उसे वो सीन याद आता है जब वो उसकी एक साथी कहती है कि हम सभी हीरोज हैं और हमारा काम इंसानों की जान बचाना है, न कि जान लेना। इसलिए इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो विलन कितना ज्यादा बेकार और कितना ज्यादा वाहियात हो, पर हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे मार सकता है। वो सभी भी इंसान है और उन्हें नियम के हिसाब से ट्रायल देने का पूरा अधिकार है। पर कैंग यू उससे कहता है, पर आखिर में क्या होगा जब हम लोगों में से ही कोई आखिर में मारा जाएगा। पर उसकी साथी कहती है कि मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, पर तुम लोगों में से कभी भी कोई भी किसी भी इंसान को नहीं मारेगा। साथ ही कैंग हो आगे कहता है कि मैं इस चीज को मानता हूँ कि केवल नियम ही इंसान को जज कर सकता है, और बिल्कुल हम वार्डन्स जो कि ये काम करते हैं। और वो कैंग हो को बताता है कि ये चीज क्लासिफाइड है, पर हा वेंग को अगले हफ्ते एग्जीक्यूट किया जाएगा और मैं भी उसमें एक हिस्सा लेने वाला हूँ। ये सुनकर कैंग हो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और कैंग हो आगे कहता है कि एज अ हीरो तुमने अपना रोल फुलफिल कर दिया है, पर आखिरी फाइनल टच देना हमारे जैसे प्रिजन ऑफिसर्स के लिए छोड़ दो। जिसके बाद कैंग हो उठते हुए उससे कहता है, तो चलो चलते हैं, तुम्हें तुम्हारे कॉमरेड्स को आखिरी गुड बाय देना है। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उनके लिए कई सारे कार्ड्स आए थे और कई सारे फ्लावर्स भी, और कई सारे लोग वहाँ पर परेड भी कर रहे थे, क्योंकि ये इस दुनिया के काफी ज्यादा पावरफुल हीरोज थे जो कि यहाँ पर एक आदमी से मारे गए। वहाँ पर कैंग हो और कैंग यू दोनों आए हुए थे और कैंग यू अपना फूल रखते हुए वहाँ पर कहता है कि ऐसे ही एक समय निकल गया, और कैंग यू भी वहाँ पर अपना फूल रख देता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हा वेंग को एग्जीक्यूट करने का दिन आ गया था। पर जैसे ये दिन यहाँ पर आया था, वो ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक ही उसका भाई यहाँ पर मारा गया। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्यों, जिस दिन हा वेंग को नियम के द्वारा मर जाना चाहिए था वो नहीं मरा, इसके बदले मेरा भाई जो कि प्रिजन ऑफिसर था वो मारा गया। पर आखिर क्यों? उसकी फ्यूनरल पर वो काफी ज्यादा उदास और काफी ज्यादा अकेला रह गया था। पर तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उसे नाम से बुलाती है और कहती कि चीज को काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, और हमें इसके बारे में बताती है कि लूसलेस प्रिजन की प्रिजन ऑफिसर है, इसका नाम जो शी यून है। शी यून उससे कहती है कि हम लोग कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। कैंग यू
काफी गुस्से में था और वो अपना टैबलेट आगे बढ़ाते हुए केंगयू को एक वीडियो दिखाती है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। सीयुन उसे बताती है कि ये आज की वीडियो है जब हावेंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जा रहा था। जिसके बाद हमें उसी सीन के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर सभी ऑफिसर हावेंग को एग्जीक्यूट करने के लिए लेकर जा रहे थे। पर वही हावेंग केंग हो को देखकर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल देखने में केंगयू की तरह हो, क्या तुम दोनों भाई हो? ये सुनकर वो हैरान था और वो ये समझ गया था, इसलिए हावेंग आगे कहता है, अच्छा यानी दूसरे भाई के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक प्रिजन ऑफिसर का काम कर रहा है। पर आखिर तुम दोनों में से बड़ा भाई कौन है? पर उसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। हावेंग आगे कहता है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि आखिर किसी को मारने की जो तुम्हें फीलिंग आती है वो किस तरीके की होती है? ये सुनकर केंगो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है क्या? तो वो आगे कहता है कि तुम एक प्रिजन ऑफिसर हो तो तुमने भी मेरी तरह कई सारे लोगों को मारा होगा, तो बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके से महसूस होता है? जिसके बाद हावेंग आगे कहता है कि मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग सा महसूस होता है। केंगो ये सुनकर कंफ्यूज था तो वो आगे कहता है कि मैं थोड़ा सा टच करता हूँ और वो बिल्कुल किसी पटाखे की तरह फट जाते हैं जैसे कि वो कोई झाग से बने हुए फुग्गे हों। ये सुनकर केंगो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुन नहीं पाता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे भी कई सारे स्कम्स को मारा है जो कि इंसान को इंसान तक नहीं समझते और ये चीज मुझे काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कराती है। भले ही मैं वहाँ पर जाकर अपनी उंगलियों से केवल बटन को प्रेस करता हूँ पर फिर भी इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डरावने सपने आते हैं क्योंकि उनके चेहरे मुझे दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह बिल्कुल खूनी हो, और उनके चेहरे जो कि खून से पूरी तरह से सने होते हैं वो मुझे घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह हो, जिसकी वजह से मैं सही से रात में सो भी नहीं पाता क्योंकि ये सपनों में आकर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। हावेंग कहता है पर उसके बाद भी तुम अभी भी एक प्रिजन ऑफिसर का काम कंटिन्यू कर रहे हो। वो कहता है कि किसी न किसी को तो ये करना ही होगा और वैसे भी मैं एक प्रिजन ऑफिसर के होने के नाते अपनी ड्यूटी को ही निभा रहा हूँ और आज यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ द डेड रो के अंदर तुम्हारी बारी है जो कि यहाँ पर खत्म होगा। और ये कहने के बाद हमें हावेंग को काफी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ दिखाते हैं जैसे कि वो चाहकर भी इच्छी से नहीं निकल सकता। केंगो हावेंग से उसके आखिरी शब्द पूछता है तो वो उससे कहता है, क्या मुझे ये बता सकते हो कि अगर तुम दोनों में से हायुंग कौन है? ये सुनकर वो कहता है कि एग्जीक्यूशन को चालू करो और फिर काउंटडाउन चालू होता है 3, 2, 1 और जैसे ही बटन को प्रेस किया जाता है अचानक ही वीडियो बंद हो जाती है। केंगो ये देखकर कंफ्यूज था कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हुआ। सीयुन बताती है कि जैसे ही एग्जीक्यूशन होने ही वाला था पर उसी समय पर लूसुलस प्रिजन के ऊपर एक मिस्टीरियस EMP अटैक लॉन्च हुआ और जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर एग्जीक्यूशन के समय पर थे वो ये देख कर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते क्या पावर फेल हो गया और जो प्रिजनर था वो आजाद हो चुका है। केंगो ये देख कर बहुत ज्यादा डर जाता है और हावेंग हंसते हुए कहता है कि जैसा मुझे लगा था शायद तुम अकेले ही हो जो कि यहाँ पर मुझे मारने के केपेबल हो, और वो सूट को काफी ज्यादा आसानी से चीरते हुए वहाँ से आजाद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। केंगो सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से नीचे झुक जाओ और तभी वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा दूर सरकते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था पर तभी एक ऑफिसर रिपोर्ट करते हुए जल्दी से बैकअप को भेजने का कहता है क्योंकि जो डेड रो के ऊपर कंट्रोलिंग डिवाइस था वो अनलॉक हो चुका है। पर वो सही से इस चीज को रिपीट भी कर पाता उससे पहले उसके कंधे पर एक हाथ आता है और हावेंग उसके साइड में आकर खड़ा हो गया था जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक ही उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत बुरी तरीके से फूलना चालू हो जाता है और बूम वो वहाँ पर किसी फटाके की तरह फट जाता है जो देखकर हावेंग बहुत ज्यादा खुश था। उस ऑफिसर के शरीर के चीथड़े पूरे में फैल गए थे। केंगो के ऊपर भी उसके शरीर के कुछ छींटे आते हैं जिसकी वजह से वो भी पूरी तरह खून खून हो गया था और हावेंग उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है जो देखकर वो पूरी तरह सन वहीं को ही बैठा रह जाता है। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम हायुंग हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर कांगो बहुत ज्यादा डरा हुआ था पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए जल्दी से अपने हथियार निकालता है और उसे हावेंग के ऊपर चलाने की कोशिश करता है पर वो अपने हाथ का इशारा करता है और कांगो का हाथ पूरी तरह से ट्विस्टेड होकर वहाँ पर टूट जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और वो वहीं पर जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दे। केंगो काफी ज्यादा दर्द में था। हावेंग उसके पास आकर कहता है कि मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर केंगो अपने हथियार को दूसरे
दूसरे हाथ से उठाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जजमेंट दे दिया गया है और तुम्हें नियम के हिसाब से यहाँ पर जज किया जाएगा। और ये कहकर वो अपने दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर जैसे कमीने, तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। पर जैसे ही वो आगे कुछ कह पाता उससे ही पहले हावेंग फिर से अपने हाथ का इशारा करता है और कांगो की पूरी बॉडी यहाँ पर श्रिंक होकर एक मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये सब इतने ज्यादा जल्दी होता है कि कैंगो की हेड आसमान में होती है, वो नीचे गिर पाती उससे ही पहले उसकी मीट बॉल जाकर जमीन पर गिरती है और पूरे में खून ही खून फैल जाता है। अब यहाँ पर कैंगो पूरी तरह से खत्म हो गया था, या फिर ये कहो कि पूरी तरह से मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट होकर मर चुका था। इसलिए हावेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैंग्यू से ही इसका आंसर लेना होगा। और सी यून उससे आगे कहती है और अभी इस समय पर हावेंग और उस मिस्टीरियस EMP अटैक ने डेड्रो कंट्रोलिंग डिवाइस जो कि उसके ऊपर इंस्टॉल था उसने सभी फ्लोर्स को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि हमने सभी के सभी प्रिजनर्स को वहाँ से भागने से तो रोक लिया, पर अभी वहाँ पर ऐसे कई सारे प्रिजनर ऑफिसर्स हैं जो कि उन प्रिजनर्स के साथ अभी भी लॉक्ड अप है। कैंग्यू पूछता है कि अगर वो EMP अटैक कौन की वजह से हुआ था। सियुन कहती है कि अभी भी इसके बारे में जांच की जा रही है, जिसके बाद सियुन उससे माफी मांगते हुए आगे कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं ये सब तुम्हारे बड़े भाई की फ्यूनरल पर कह रही हूँ, पर क्या तुम लूसिलिस प्रिजन के अंदर जो ये सब हो रहा है उसे खत्म कर सकते हो। कैंग्यू गुस्से में कहता है कि बिल्कुल, पर साथ ही वो आगे कहता है कि पर मेरी एक कंडीशन है। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और हमें प्रिजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही थी। साथ ही वो आगे कहता है कि मेरे साथ काम करने वालों ने मुझसे एक बार कहा था, और हमें प्रिजन के अंदर का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स थे वो सभी आजाद हो गए थे और वो सभी एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली मारे जा रहे थे, और साथ ही जितने भी प्रिजन ऑफिसर थे उन सभी को भी। और कैंग्यू आगे कहता है कि एक हीरो का काम लोगों की जान बचाना होता है, न कि उनकी जान लेना। और मेरे भाई ने कहा था, जो कि एक प्रिजन ऑफिसर है, कि केवल एक नियम ही है जो कि इंसान को सही से इंसाफ दे सकता है। पर जैसे ही गेट खुलते हैं तो सभी प्रिजनर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि गेट खुल चुका है। पर कैंग्यू आगे कहता है इसलिए प्रिजन ऑफिसर ही अकेले वो होते हैं जो कि उन सभी को मार सकते हैं, यानी प्रिजनर्स को। और हमें उन सभी को वहाँ पे उड़ता हुआ दिखाते हैं और तभी उन सभी के सामने गेट खुलता है और एक पुलिस ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कैंग्यू लूसिलिस प्रिजन के अंदर कोई हीरो बनकर नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पर एक प्रिजन ऑफिसर बनकर आया था। और सच में उसके लुक्स देखने में काफी ज्यादा डेडली है। वो अंदर आते ही सभी लोगों से कहता है कि मैं प्रिजन ऑफिसर कैंग्यू हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज अजीब सा लुक देते हैं और कहते हैं आखिर एक हीरो ने प्रिजन ऑफिसर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है। और अचानक ही वो सभी ट्रांसफॉर्म होना चालू कर देते हैं और वो सभी किसी डीमन की तरह लगते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि हम इस कमीने से मिले। और साथ ही वो सभी मिलकर कैंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। पर जैसे ही वो सभी कैंग्यू के पास पहुँचते उससे ही पहले कैंग्यू अपने एक पावरफुल पंच को बनाता है और जैसे ही उसके ऊपर वो अटैक करता है तो कैंग्यू की अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सामने वाले का पेट को चीरते हुए निकल जाती है और साथ ही उसका इम्पैक्ट पीछे तक जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़े हुए जितने भी प्रिजनर्स थे उन सभी के शरीर के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाते हैं और सभी वहाँ पर गिरकर मर जाते हैं। उस एनर्जी के सामने जितने भी अपराधी थे, किसी का पैर कट चुका था, कोई 2 टुकड़ों में कट चुका था और किसी का तो आधा शरीर गायब हो गया था। जितने भी आसपास के प्रिजनर्स थे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते कि आखिर ये क्या है। कैंग्यू शर्ट की ऊपर की बटन खोलते हुए उन लोगों से कहता है मेरी बात कान खोलकर सुनो कचरों के टुकड़े, आज से गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले फ्लोर से लेकर बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4 और बेसमेंट 5 ऊपर से लेकर नीचे तक 5th बेसमेंट तक मैं अकेला ही सबके ऊपर ध्यान दूंगा। और हम नीचे हावेंग को दिखाते हैं जिसने सभी को मार दिया था और वो सभी की लाशों के ऊपर बैठकर कैंग्यू का ही वेट कर रहा था। और जैसे उसे इसकी एनर्जी सेंस होती है वो खुश होते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए। जिसके बाद कैंग्यू उन लोगों से आगे कहता है तो चलो एग्जीक्यूशन को चालू करते हैं। पर सभी लोग एग्जीक्यूशन का सुनकर कंफ्यूज हो गए थे और सभी चिल्लाते हुए कहते कि आखिर ये किस तरीके की बुलशिट है, कि ये कमीना सच में हमें यहाँ पर मारने के लिए आया है, कि तुम सच में हमें यहाँ पर मार दोगे। कैंग्यू उन लोगों से कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा, क्या उसके बाद भी तुम्हें ये चीज अनफेयर लग रही है कि मैं अगर तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ। तो एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि हमने कई सारे लोगों को मारा है, पर मैंने तो अभी तक इतने सारे लोगों को मारा भी नहीं है। और हमें इसके बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने 12 लोगों की जान ली थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो उन्हें अपने हाथों पर ही गिन सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि इसने भी 7 लोगों की जान ली थी। और तभी एक आदमी और चिल्लाते हुए आगे कहता है कि मैं तो उसे अपने एक ही हाथ पर गिन सकता हूँ। और हम इसके बारे में बताते हैं कि इसने 3 बच्चों को किडनैप किया
और उसको बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करने के बाद उन सभी की जान ले ली। और ऐसे ही सभी अपराधी चिल्लाना चालू करते हैं, आखिर तुम कौन होते हो जो कि हमें यहाँ पर मार सको, जल्दी से यहाँ पर हमारे लॉयर को बुलाओ। और ऐसे ही वो सभी बड़बड़ाना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम सभी भी इंसान हैं। उनकी ब्ला 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 चालू रहती है और हमें उन सभी के बीच में एक हरे बालों वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि बड़े ही शान से खड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा है और हम इसके बारे में भी बताते हैं कि इसने 8 आदमियों को असॉल्ट करने के बाद उनकी जान ले ली थी। वो हरे बालों वाला आदमी सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तक ये दूसरे लोगों की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे 1 सेकंड का मौका देकर जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो हरे बालों वाला आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो ग्रिप लेता है, एक ही सेकंड के बीच में वो सभी प्रिजनर्स के बीच में से निकलते हुए काफी ज्यादा तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा था। और वो कैंग्यू की साइड में से निकलकर भागते हुए कहता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पर जैसे ही वो वहाँ से निकल पाता, उसे इस चीज का एहसास होता है कि उसके चेहरे पर एक जोरदार किक पड़ने वाली है और कैंग्यू ने उसके चेहरे पर कितनी ज्यादा जोरदार किक मारी थी कि उसका सिर यहाँ पर फट जाता है। इसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया था और सभी प्रिजनर ये देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गए थे। खून की पिचकारी के साथ उस आदमी का शरीर वहीं पर गिर जाता है और कैंग्यू उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चॉइस देता हूँ, या तो तुम बड़े ही आराम से जाकर कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लो और जाकर अपने सेल में अपने एग्जीक्यूशन का वेट करो, या फिर आज यहाँ पर केवल मेरे हाथों से मारे जाओ। और उसको इस तरीके से बोलता हुआ सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा सहम चुके थे। पर तब ये कैदी कहता है क्या ये कमीना क्या कह रहा है। नेचुरली देखा जाए तो ये बाद में तो होना ही है। दोनों तरीकों से ही अगर हम लोगों को मरना ही है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पर लड़कर मरे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के नेगोशिएशन टर्म्स जरा से भी सिचुएशन के ऊपर लागू नहीं होते। कैंग्यू बोलता है कि मैं तुम लोगों से किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं कर रहा, ये केवल एक आखिरी चीज है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ। और उसकी आंखों में इस तरीके से लोग देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया बरतने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोग कहते हैं कि ये कमीना सच में हम लोगों को यहाँ पर मार देगा, पर इसकी वजह से हमारी जिंदगी थोड़े बहुत लंबे समय के लिए तो और बढ़ जाएगी। मुझे लगा था कि ये एक प्रिजन गार्ड है, पर ये तो एक इक्वलिटी का हीरो है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लेना चाहिए। और भी कई सारे प्रिजनर्स थे जो कि इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वो आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार रोर लगाता है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था और वो सभी लोगों से कहता है कि ध्यान दो, सभी लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि भले ही तो मैं इक्वलिटी की हीरो हो, पर फिर भी हमें इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है कि केवल एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ हम कोई डील करें, क्योंकि असल में मैं काफी ज्यादा अच्छी टीम वर्क के साथ एक टियर 2 के हीरो को मार चुका हूँ। ये सुनकर सभी प्रिजनर्स काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये चीज सच है और इसकी वजह से उनके दिमाग में एक उम्मीद जाग जाती है और वो सभी कैंग्यू को देखकर एक ईवल से स्माइल हंसने लग जाते हैं। और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इसलिए हम लोगों को इस कमीने से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो इसको मारकर हमारी फ्रीडम को फिर से रीगेन कर सकते हैं। कैंग्यू को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि तुम्हारे जैसे कचरे के बारे में मुझे बताया गया था। फिर हमें सियून का सीन दिखाते हैं जो कि ल्यूसिलिस प्रिजन के जितने भी कैदी हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है उसके बारे में बताती है कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सभी को उनकी जो डेंजर लेवल है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहले फ्लोर के ऊपर सभी वो लोग हैं जिनने कई सारे इंसानों को मारा है और वहाँ पर 300 से भी ज्यादा सीरियल किलर्स है। फर्स्ट बेसमेंट के अंदर 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने टाउन को काफी ज्यादा बड़े खतरे में डाला था। सेकंड बेसमेंट के अंदर 30 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसने पूरे मेट्रोपोलिस को डेंजर के अंदर डाला था। और थर्ड बेसमेंट के अंदर 10 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने इस पूरे नेशन को एक खतरे में डाल दिया था। और फोर्थ बेसमेंट के अंदर 5 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने इस पूरी कॉन्टिनेंट को ही खतरे में डाल दिया था। और फिफ्थ बेसमेंट जो कि आखिरी बेसमेंट है उसके अंदर 3 ऐसे लोग हैं जिनने इस पूरी दुनिया को ही काफी ज्यादा बड़े खतरे में डाल दिया था। और हावेंग भी उन सभी में इंक्लूडेड है। ये बहुत सारे होने के बाद भी पर जो इंसानों का नंबर है वो काफी ज्यादा कम है, पर फिर भी जो प्रिजनर्स हैं उनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर की बेसमेंट है और हमें उसका सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर अजीब तरीके की चीजें हो रही थी और वहाँ पर 2 सिबलिंग्स थे जो कि सभी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि अपने सिंस को यहाँ पर कन्फेस करो। और साथ ही वो कहती है कि फिफ्थ बेसमेंट के अंदर भी वहाँ पर 3 लोग हैं और हम एक लड़की
लड़की को दिखाते हैं जो कि कई सारी लाशों के ऊपर बैठी हुई थी। हावेंग उसके पास आकर कहता है कि वाओ, और वो लड़की उसको देखकर जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो ये देखकर हावेंग कहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, पर ऐसा लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर पहले से ही कोई है। वो लड़की उसको देखकर मुंह बना लेती है। ये देखकर हावेंग एक इवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा समय तो बिता ही सकता हूँ जब तक केंग्यू यहाँ पर आएगा। पर सियोन आगे कहती है कि फर्स्ट फ्लोर काफी ज्यादा यूनिक है और वो भी केवल इस स्थान की वजह से। और केंग्यू को वो उसी आदमी की शक्ल दिखाती है और उसके बारे में बताती है। उसका वो नाम बताती है पर जो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता, पर जो उसका स्किल है वो काफी ज्यादा स्पेशल ग्रेड का है, क्योंकि वो अपने कॉमरेड्स को केवल अपने साउंड की वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। यानी अगर वो उनसे कुछ भी बोलता है जिसकी वजह से उनके अंदर ताकत आ जाएगी। वो इसका नाम बताते जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, पर ये एक स्पेशल तरीके की स्किल को ऑब्टेन करता है कि ये अपने कॉमरेड्स को केवल बोलकर ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब इसकी कुछ बोलते ही उनके अंदर ताकत आ जाती है। केंग्यू उस आदमी से कहता है कि तुमने अपने 30 साथियों के साथ एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया था जहाँ पर तुमने 7 लोगों को मार दिया था और उसमें एक लेवल 2 का हीरो भी था जिसको मिलाकर 8 होते हैं। पर तभी वो आदमी कहता है कि असल में 10 लोगों को, वहाँ पर 10 लोगों को मैंने मारा था, क्योंकि वो हीरो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में ट्विंस थे। और ये कहकर वो एक इवल सी हंसी हंसता है जो देखना काफी ज्यादा क्रीपी है। केंग्यू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से कहता है कि चीफ, और वो सियोन से पूछता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी थोड़ी सी ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आखिर ये इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सियोन उससे कहती है कि तुम चाहे वहाँ पर कुछ भी करते हो पर ये चीज तबाह नहीं होगी, मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ। ये सुनकर वो कहता है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर अपनी ताकत को जरा सा भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी ये सुनकर कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुमने तब भी तो कुछ नहीं किया था जब तुम इक्वलिटी के अंदर एक हीरो हुआ करते थे। तुमने हावेंग को केवल थोड़ी सी मेहनत कर पकड़ लिया था क्योंकि तुमने अपने सभी साथियों को एज अ बैट इस्तेमाल किया था। पर चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे कॉमरेड्स के पास भेज देते हैं। और ये कहकर वो एक इवल सी स्माइल हंसने लग जाता है और फिर अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फिर से रोर करता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी साथी वहाँ पर आसपास खड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेंथ से ओवरफ्लो होता जा रहा हूँ। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होना चालू करते हैं और वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए केंग्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर केंग्यू केवल अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करता है और एक किक घुमाता है, जिसकी वजह से क्रॉस सभी के ऊपर से निकल कर जाता है। और इस क्रॉस के अंदर इतनी ज्यादा इंटेंस पावर होती है कि वो जितनों से भी टकराती है वो सभी को बीच में से चीरते हुए निकल जाती है। सभी के शरीर बीच में से 2 टुकड़ों में कटते चले गए थे और जितने भी लोग उस क्रॉस के बीच में आए थे उन सभी के शरीर के नामो निशान तक नहीं बचे थे। वो आदमी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और थोड़ी देर में उसकी नजरों के सामने वहाँ पर खून की नदी बहना चालू हो गई थी और वहाँ पर पूरे में केवल कैदियों की लाशों के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। किसी का सिर कहीं पड़ा हुआ था, किसी का पैर कहीं पड़ा हुआ था और पूरे में खून ही खून हो गया था, जो देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिसके बाद केंग्यू अपने पैर को आसमान में उठाकर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अपने पैर को लेकर जमीन पर दे मारता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है, जिसकी वजह से जितने भी कैदी थे वो सभी आसमान में पहुंच जाते हैं। और ये करंट वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे के पूरे असाइलम के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा शॉक लगता है और ये शॉक फर्स्ट बेसमेंट से लेकर 5th बेसमेंट तक महसूस किया जा सकता था। फर्स्ट बेसमेंट के अंदर जो एक काफी ज्यादा पावरफुल कैदी था उसको भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो डरते हुए कहता है कि केंग्यू यहाँ पर आ चुका है। और वो आदमी जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को पावर प्रोवाइड करी थी वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और कहता है कि आखिर कमीने ये यहाँ पर क्या हो रहा है। पर थोड़ी ही देर में केंग्यू उसे अपनी आंखों के सामने दिखता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाए हुए था और केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अब मोड पर आ जाता है और वो अपने एक बेदर मोड का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सभी के सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर कहते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ। पर यहाँ पर सभी के अटैक्स पूरे से बेकार हो जाते हैं और केंग्यू सर्किट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सभी से टच करते हुए पूरे में घूमता है और सभी लोगों को बीच में से चीरते हुए आकर जमीन पर खड़ा हो जाता है। और ये सीन सच में देखना काफी ज्यादा टेरिफाइंग और काफी ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि वो सभी को बीच में से चीरते हुए निकल कर आ गया था और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एक ही झटके के अंदर मरते हुए चले जाते हैं। पर शुरुआत में तो किसी को तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ है, पर जैसे उन्हें इस चीज का एहसास होता है उनका शरीर 2 टुकड़ों में कटकर इधर उधर फेंका चुका था। वो आदमी भी ये देख कर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी आसमान से लाशों की बारिश होना चालू हो जाती है और देखते ही देखते फर्स्ट बेसमेंट की
जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पर मारे जा चुके थे। उन सभी की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी और कैंग्यू आगे बढ़ते हुए कहता है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उन सभी का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पर उसके पीछे का ये सीन सच में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक कैंग्यू के पीछे लाशों के ढेर लगे हुए थे। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो फर्स्ट बेसमेंट के अंदर चलते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसके पीछे केवल लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। आगे बताया जाता है कि आखिर वो यहाँ पर न जाने कितने लोगों को मार चुका है, दर्जन भर, 100 से भी ज्यादा। और वो उन सभी को एक ही चॉइस देता है कि या तो अपने डिवाइसेस को पहन लो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। ये देख कर उसके सामने खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक प्रिजनर अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे गाली देता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर कैंग्यू केवल अपने छोटे से अटैक की वजह से उसके सर को यहाँ पर फोड़ देता है, बिल्कुल किसी फटाके की तरह, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कंट्रोलिंग डिवाइस को पहनने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मुझे वो डिवाइस दे दो। वो कहता है कि आगे आओ और इसे ले लो। वो प्रिजनर कहता है कि ठीक है सर। वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे पहना दीजिए। पर अचानक ही उसके लुक्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और वो एक क्रीपी सा लुक देते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर रे का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि कमीने। और जैसे उसने हंगी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया था, वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और ये देखकर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सच में तुझे ऐसा लगा था कि मैं तेरे जैसे किसी कमीने की बात यहाँ पर मानूंगा। पर जैसे ही उसका अटैक यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है, पर वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि कैंग्यू को तो यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई है। कैंग्यू ये देखकर कहता है कि टॉम ने एक विलेन पकड़ा था जिसने ये कहा था कि जिनके अंदर फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा कम होती है वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। तुम इस चीज के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है, न ही तुम इसके बारे में जरा सा जानती हो कि किसी भी इंसान को मारना कितना ज्यादा रिलैक्सेशन और कितना ज्यादा मजेदार होता है, भले ही तुम उसे कहीं दूर से ही क्यों ना मारो। पर कैंग्यू उस बात को याद करते हुए कहता है कि ये चीज उतनी ज्यादा स्टैटिक यानी मजेदार है, पर इससे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं केवल अपने फिस्ट से कोई अंडे फोड़ रहा हूँ। यानी उसके लिए किसी भी विलेन को मारना बिल्कुल किसी अंडे फोड़ने की तरह था। जिसके बाद कैंग्यू चलते चलते एक प्रिजन के सामने आ जाता है और उसका गेट खोलता है। वहाँ पर जैसे ही खुलता है तो वहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ था, जो कि कहता है कि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है। वो कैंग्यू को देखकर कहता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया, मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इस चीज को काफी लंबा समय हो गया है, क्यों मैंने सही कहा ना हीरो कैंग्यू। और ये फर्स्ट फ्लोर का सॉलिटरी प्रिजनर है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम चियोक है। चियोक खड़ा होते हुए कैंग्यू से कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मुझे लगता है कि शायद तुमने अपनी जॉब बदल ली है, पर चीज ये तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। कैंग्यू कहता है कि तुम्हें इस चीज के अंदर चूज करना है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर नहीं। अगर मुझे पता होता कि हम लोग इस तरीके से मिलने वाले हैं, और ये बोलकर वो हंसने लग जाता है, तो तुम और तुम्हारे इक्वलिटी के दोस्त। और हमें वो सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर चियो को पकड़ा गया था, पर तभी कैंग्यू का ध्यान एक पॉट के ऊपर जाता है जहाँ पर खाना बना हुआ था, या फिर ये कहा जाए कि लोगों को मारकर उसके अंदर पकाया गया था। ये देखकर वो हैरान था, पर तभी चियो को उससे कहता है कि ये चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम सच में किसी को मारना चाहते हो। और ये बोलकर वो एक क्रीपी सी हंसी हंसने लग जाता है। कैंग्यू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है पर अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और उसको अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता हुआ सभी लोग देख लेते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुझे मार डालूंगा। पर तभी कैंग्यू के साथ ही उसे आवाज देकर यहाँ पर रोक देती है और कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। ये सुनकर कैंग्यू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने आप को शांत कर लेता है। और उसी दिन के बारे में याद दिलाते हुए चियोक कहता है कि तुम्हारे कॉमरेड्स को देखो जो कि तुम्हें देखकर कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। कैंग्यू काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे कोई भी जवाब नहीं देना चाहते तो मैं ये समझ लेता हूँ कि तुमने यहाँ पर डेथ को चूज किया है। चियोक उससे कहता है कि तुम नहीं जानना चाहते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों मारा था, पर कैंग्यू कहता है कि मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो एक ही सेकंड में उसकी मुंडी उड़ा देता है, जो देख कर ऐसा लगा था कि ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। पर तभी चियोक की आवाज आती है क्योंकि मैं चाहता था कि वो सभी मुझे याद रखे, और वो यहाँ पर गायब होने लगा था जैसे कि उसकी बॉडी यहाँ पर गायब होने लगी है। पर वो हमें दिखता है कि वो एक दूसरी जगह पर ही खड़ा होकर कहता है कि इसलिए मैंने उन सभी को मार दिया था, और उसके बाद से मैं उन सभी की जिंदगी का एक काफी ज्यादा यादगार इंसान बन गया। जिसके बाद वो और भी ज्यादा क्रीपी लुक देते हुए आगे कहता है कि जब वो वहाँ पर मेरी एबिलिटी के हाथों मारे गए थे उसके बाद वो कभी भी मुझे नहीं भूल सकते। और
और ये एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग सा सीन बन जाता है जहाँ पर हमें उसके कई सारे चेहरे दिखाते हैं और उसकी विक्टिम्स जो कि यहाँ पर डरते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें मत मारो। और चियोक आगे कहता है कि और वो अपनी दोनों आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि जो यहाँ पर उन्हें मारने वाली है ये चियोक की एबिलिटी है। और ये बोलकर वो जोर जोर से ठहाके लगाता जा रहा था। साथ ही वो आगे कहता है कि एज अ प्रूफ मैं यहाँ पर तुम्हें उन सभी की मेमोरीज दिखाना चाहूंगा जिनको मैंने मारा है। क्या मैं तुम्हें हर एक दिखाऊं जिसको मैंने मारा था? और तभी वो एक बच्चे का इल्यूजन बनाते हुए कहता है कि इस बच्चा, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता पर उससे ही पहले उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है जिसकी वजह से वो दर्द में किर्राने लगा था पर वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। कैंग्यू कहता है कि यही तो वजह थी कि जिसकी वजह से तुम एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रिजनर बन गए, इसलिए मैं सच में यहाँ पर तुम्हारा ये बेकार घटिया सा मुंह बंद करना चाहता हूँ। और अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और अब तुम्हारे पास तुम्हारी एबिलिटी से मेरे ऊपर अटैक करने का जरा सा भी समय नहीं है, मैंने सही कहा ना? चियोक ठहाके लगाते हुए हंसकर उससे कहता है कि मेरे मरने से पहले केवल एक ही चीज है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्या जितने भी लोग यहाँ पर तुमने मारे हैं क्या उन सभी के चेहरे तुम्हें याद है? वो कहता है कि नहीं, वो जरा से भी इस लायक नहीं थे कि उन्हें याद रखा जाए, पर तुम्हारे जैसा कचरा थोड़ा सा अलग है। पर तभी उसकी आंखों के सामने कई सारी तितलियां आ जाती हैं और वहाँ पर उसके जितने भी कॉमरेड्स थे उन सभी के एल्यूजन्स आ जाते हैं। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि इसकी लीडर उससे कहती है कि कैंग्यू ऐसा मत करो। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसके जितने भी साथी थे वो सब कैंग्यू कैंग्यू करते हुए उसे आवाज देने लगे थे। पर कैंग्यू हंसते हुए कहता है कि पर तुम्हें ये सब याद है? वो सब कैंग्यू कैंग्यू कर रहे थे और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। पर ये देखकर कैंग्यू इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सभी के ऊपर अपनी एबिलिटी का अटैक करता है और सभी को बीच में से चीरते हुए चियोक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि ये तुम्हारी घटिया ट्रिक का अंत था। चियोक हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर तुमने बिना किसी हेजिटेशन के अपने कॉमरेड्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैंग्यू कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बस छोटे मोटे इल्यूजन्स थे। और ये कहने के बाद कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चियोक को भी यहाँ पर दो टुकड़ों में काट कर यहाँ पर मार डालता है, जिसके बाद वो आगे कहता है और इसके अलावा अब मैं कोई हीरो नहीं रहा, अब मैं केवल एक प्रिजन गार्ड हूँ। पर चियोक यहाँ पर मरते हुए उससे कहता है क्या तुम कोई प्रिजन गार्ड नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर बिल्कुल हावेंग की तरह, एक काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। और ये कहकर वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर मर जाता है। और कैंग्यू की आंखें देखने पर सच में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका हो क्योंकि उसके अंदर जितनी ज्यादा रोशनेस थी उतना ही ज्यादा गुस्सा भी था और इसलिए वो यहाँ पर किसी की भी बात मानकर रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और हमें नीचे हावेंग को दिखाते हैं जो कि कैंग्यू के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर तो जरा सा भी सिंगल ऑफ रिएक्शन नहीं दिखाया गया है। वो लड़की यहाँ पर चुपचाप से बैठी हुई थी, उसे इस चीज से जरा सा ही मतलब नहीं था। और हावेंग कैंग्यू के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नीचे कब आओगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या मुझे ही ऊपर आ जाना चाहिए। पर वहीं हमें उस असाइलम के ऊपर एक काफी ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर 3 लोग दिखाते हैं। केनेस नाम का आदमी सिनका से कहता है क्या हमें इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कहती है कि वो यहाँ पर आ गया और वो अपनी डिवाइस में कैंग्यू को ही देख रही थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये मेरा डियर हस्बैंड है। केनेस कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड? सिनका कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा हस्बैंड है। तो ये देखकर वो कहता है कि सिनका, पर क्या तुम्हारा हस्बैंड हावेंग नहीं था? और दूसरा आदमी जिसका नाम केटो है वो सिनका से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या यही वजह नहीं थी कि तुमने वो ईएमपी अटैक किया था जिससे तुम हावेंग को बचा सको? केनेस कहता है और जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है वो एक हीरो है, यही एक आखिरी इंसान है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम कर रहा है। सिनका कहती है क्या ये एक हीरो है, पर इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं इसे ही पसंद नहीं कर सकती? केनेस कहता है अगर ऐसा है तो केवल तुम्हें उन दोनों में से एक ही को पसंद करना होगा। केटो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है। ये देख सिनका कहती है पर क्या ये मुझसे बड़ा है या फिर छोटा, ये तो एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, या फिर मुझे ये देखना चाहिए कि आखिर उन दोनों में से यहाँ पर कौन सर्वाइव करेगा, वही मेरा फेटेड हस्बैंड होगा। इसलिए वो कहती तो चलो ठीक है, हम अब ये देखते कि आखिर यहाँ पर कौन सर्वाइव कर पाता है। और सच में इसको इस तरीके से देखना भी काफी ज्यादा क्रीपी है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक और काफी ज्यादा खतरनाक एंटिटी है जो कि यहाँ पर अपना रोल अदा करने के लिए आने वाली है। जिसके बाद फिर से प्रिजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब सियुन वहाँ पर आकर कैंग्यू की तारीफ करती है और कहती कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और वो साइड में चियोक की बॉडी को पड़ा
पड़ा हुआ देखकर कहती है कि तुमने फर्स्ट बेसमेंट को काफी ज्यादा जल्दी क्लियर कर लिया, पर नीचे वाले बेसमेंट में जो प्रिजनर थे उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम लेने की जरूरत है। पर केंगी उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पर तुरंत जाना होगा, इसलिए दरवाजे को खोलो। और ये कहकर वो उसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग सा लुक दे रहा था। ये देखकर सियोन उससे कहती है कि मैं समझ गई, पर तुम वहाँ पर जाओ, उससे पहले मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। इस फ्लोर से जितने भी नीचे के फ्लोर है, यानी सेकंड बेसमेंट के बाद की जितने की भी नीचे फ्लोर है, वहाँ से हमें कई सारे गार्ड्स के अभी भी जिंदा होने के सिग्नल आ रहे हैं। तो वो पूछता है कि अगर वहाँ पर कितने गार्ड्स है। यून उससे कहती है कि यहाँ पर कई सारे फ्लोर है, तो तुम इसके बारे में समझ सकते हो। तो वो कहता है क्या उन्हें उनकी फैमिली के पास वापस पहुँचाना है। यून उससे कहती है कि वहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, केवल फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में जितने हैं, इसलिए मुझे उनके नंबर्स के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वहाँ पर एक न एक जरूर होगा, क्योंकि जो फिफ्थ फ्लोर की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो अभी भी सही से काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए पूरी तरह से श्योर हूँ। और हमें नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो कि दर्द में किर्रारते हुए क्राउल करता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि मेरी मदद करो। उसके पीछे हावेंग और वो लड़की खड़े हुए थे जो कि उसे यहाँ पर टॉर्चर करते जा रहे थे। वो आदमी बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी हो, बस प्लीज मेरी मदद करो। पर तभी हावेंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे भी यहाँ एक मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट कर जमीन के अंदर फेंक देता है। और साथ ही वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा शो दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर से तुम सभी ये देख रहे हो। केंगियो ये जानने के बाद कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो सियोन फर्स्ट बेसमेंट का जो फ्लोर होता है उसे यहाँ पर ओपन करवा देती है, जिसकी वजह से केंगियो के सामने काफी ज्यादा बड़ा स्टील का जो दरवाजा था वो यहाँ पर खुलने लग जाता है। पर सियोन केंगियो से कहती है कि मैं एक और बार तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने का कहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जितने भी प्रिजनर्स हैं उन लोगों के बीच की जो स्ट्रेंथ गैप है वो बिल्कुल इस तरीके का है जैसे कि जमीन और आसमान। और जैसे वो गेट खुलता है, केंगियो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दो प्रिजनर्स काफी ज्यादा स्पीड में आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे थोड़ा सा घायल कर देते हैं। और वो उसे साथ ही गाली देते हैं और कहते हैं कि जो सबसे पहले आएगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। और बाकी जितने प्रिजनर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के साथ उसके ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं और कहते हैं हमें ये पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर नीचे आने वाला है, इसलिए क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि हम लोग इस चीज के लिए जरा से भी तैयार नहीं है। सियोन केंगियो के ऊपर अचानक से अटैक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर तब एक प्रिजनर उससे कहता है कि अभी यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, यहाँ पर दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपने ऊपर ध्यान दो। और वो अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा बम फोड़ने वाला था, और जैसे ही वो अपने दूसरे हाथ से सियोन का गला पकड़कर उसे उठा देता है, कहता है कि ये यहाँ की बॉस है, मैंने सही कहा ना, ये तो एक काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं हमेशा से ही उसका एक काफी ज्यादा एरोगेंट फेस को तोड़ना चाहता था, तो क्या ये मुझे अभी यहाँ पर कर देना चाहिए। इसके अलावा वो अपने साथियों को गाली देते हुए कहता है कि वो एक प्रिजन गार्ड है, पर जो सबसे पहले यहाँ पर उसको मार कर लेकर आएगा वो ही जीतेगा। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पीछे का मंजर दिल दहला देने वाला था। उसके साथ ही जितने भी बाहर आए हुए थे वो सभी यहाँ पर मरे पड़े हुए थे। ये देखकर वो भी डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। पर जैसे उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है तो केंगियो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे भी यहाँ पर जमीन में धंसा देता है। जिसके बाद केंगियो सियोन से कहता है कि तुम्हें नीचे सेकंड बेसमेंट फ्लोर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। पर केंगियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर सियो केंगियो को बताती है कि जो टोमे ने टोमोकी को पकड़ा था वो भी फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट में ही है। ये सुनकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है। और हमें फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट के अंदर सॉलिटरी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का शोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, क्या वो लोग यहाँ पर सक्सेस हो गए हैं। पर तभी टोमोकी की आवाज आती है कि वो कमीने कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जीत चुके होंगे। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों में से कोई यहाँ पर सच में इस तरीके की कोई फंस मचा सकता है। वो कभी भी इस चीज को नहीं सुनता जब मैंने उसे कहा था कि यहाँ से मत जाना। और हम इसके बारे में बताते हैं कि ये टोमोकी है जिसने 28 हीरोज को मारा है। साथ ही वो आगे कहती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्या वजह है कि विलेन हमेशा विलेन बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर होशियारी की कमी होती है। और हमें साथ ही इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये एक फॉर्मर हीरो हुआ करती थी। पर तभी एक आदमी टोमोकी को गाली देता है और कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं। टोमोकी हंसते हुए कहती क्या मुझे मारना, तुम केवल नॉर्मल लोगों
को ही मार सकते हो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को मारा जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज हो? नहीं, तुम कभी भी ऐसे लोगों से नहीं लड़े। पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं उनसे पहले लड़ चुकी हूँ। यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। पर वो आदमी तभी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, तो अगर ऐसा है तो मैं एक स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान को अभी यहाँ पर मार देता हूँ। ये सुनते ही टोमोकी अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उस आदमी के बीच में एक काफी ज्यादा पावरफुल कट लगाती है, जिसकी वजह से वो दो हिस्सों में यहाँ पर चिढ़ जाता है। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, पर आखिर कौन है जो कि यहाँ पर मुझसे मरना चाहता है? और ये कहते ही वो आदमी यहाँ पर खून की पिचकारी के साथ मर जाता है और टोमोकी यहाँ पर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लगने लगती है कि जब मैं एक हीरो हुआ करती थी मैंने कई सारे विलेंस को पकड़ा था और यही वजह थी कि मैंने ऐसे इंसानों को भी पकड़ा था जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज थी और उसी नॉलेज की वजह से मैंने कई सारे हीरोज को भी मारा था और मैं ये सब अब तुम लोगों को भी सिखा सकती हूँ। इसलिए अगर तुम सभी मेरे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम लोगों को ये सिखाने के लिए तैयार हूँ कि आखिर किसी इंसान को कैसे हैंड करते हैं जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज हो। और साथ ही वो कैंग्यू के बारे में भी हंसते हुए ठहाके लगाकर कहती है। और ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आखिर कैंग्यू की एबिलिटी किस तरीके की है। एक आदमी कहता है कि तुम्हें कैंग्यू की एबिलिटी के बारे में पता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? तो वो कहती है कि मैं काफी लंबे समय तक एक हीरो रहा करती थी और तब मैं हीरोज की इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी ज्यादा अच्छी थी। पर वो कहता है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर हमें उसकी एबिलिटी पता चल भी जाएगी तो, क्योंकि हमारा दुश्मन इक्वलिटी का एक हिस्सा है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो हीरोज थे वो फर्स्ट क्लास के हुआ करते थे और ये चीज तुम्हारे जैसे एक थर्ड क्लास हीरो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर टोमोकी हंसते हुए उससे कहती है कि जब से लॉरेंस इक्वलिटी की लीडर बनी थी उसके बाद से हीरो इंडस्ट्री के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले तो हीरो होने का जो रियल मतलब था उसको चेंज कर दिया गया और ये भी बदल दिया गया कि हीरो किसी भी विलन को नहीं मार सकते। और दूसरा, रेगुलरली टीम्स बनने लगी जिससे वो लोग हीरोज की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सके। और आखिरी चीज जो कि हीरो ग्रेड सिस्टम था जो कि फर्स्ट से 5th ग्रेड तक डिवाइडेड थे। पर आखिर क्या वजह है कि आखिर में अचानक से तुम्हें इसके बारे में बताने लगी हूँ, क्योंकि असल में जब कैंग्यू ने इक्वलिटी को ज्वाइन किया था तब वो ग्रेडिंग सिस्टम काफी ज्यादा बेकार हो रहा था। इसी वजह से जब कैंग्यू ने इक्वलिटी को ज्वाइन किया वो भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मैनर था और उसने तब किसी भी तरीके की काफी ज्यादा पावरफुल अचीवमेंट्स नहीं करी थी, इसलिए वो सब इसे पैराशूट अपॉइंटमेंट कहते थे। और इसके बारे में भी कई सारे रूमर्स फैले हुए थे कि असल में वो लॉरेंस का एक सीक्रेट लवर था। तो वो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी कैंग्यू को फाइट करते हुए नहीं देखा, पर इसके बाद भी अगर इस चीज को देखा जाए कि उसने फर्स्ट फ्लोर को बिना किसी समय में यहाँ पर क्लियर कर दिया है, वो अभी भी एक सेकंड क्लास हीरो होगा जो कि हमारी लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर है। पर ये सुनकर टोमोकी खिलखिला कर हंसते हुए कहती है कि फर्स्ट फ्लोर में केवल कचरा भरा हुआ है, पर तुम लोग उस चीज से काफी ज्यादा ऊपर हो। और हमें उनकी किल काउंट दिखाते हैं कि किसी की 1700 से ऊपर और किसी की 1900 यानी 2000 तक पहुँचने वाले किल काउंट थे। और साथ ही और भी कई सारे लोग थे जिसने 2200 और 3500 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। और इसके अलावा एक लड़का था जिसका नाम स्पीच था जिसने 6400 से ज्यादा लोगों को मारा था, जिनके सामने टोमोकी उन लोगों से कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि कैंग्यू एक कमजोर इंसान है, वो जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं काफी अच्छे तरीके से कैंग्यू की वीकनेस के बारे में जानती हूँ, इसलिए हम लोग डेफिनेटली उसका शिकार कर सकते हैं। एक लड़का कहता है क्या तुम्हें उसकी वीकनेस के बारे में पता है? टोमोकी हंसते हुए उससे कहती है आखिर तुम हमेशा इतने ज्यादा टेंशन में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन है? तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इसे डिक्लाइन कर दोगे? तुम्हारा दुश्मन काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। तो सभी एक एक कर हाथ उठाते हुए कहते हैं कि हम सभी हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। फिर वो स्पीच से इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? फिर इसके बारे में आगे बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले जब इंसानों के अंदर सुपर पावर्स अपीयर होना चालू हो गई थी, स्कॉलर्स ने इस क्लासिफाइड सुपर पावर्स को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसी एबिलिटीज जिसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर अपनी बॉडी को एनहेंस कर सकता है, उसे फिजिकल सीरीज के अंदर डाला गया। ऐसी एबिलिटीज जो कि वहाँ पर कुछ न होने के बाद भी कुछ भी क्रिएट कर सकती है, उन्हें क्रिएशन सीरीज के अंदर डाला गया। और ऐसी पावर्स जो कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर सूट नहीं होती थी, उन्हें स्पेशल सीरीज के अंदर डाला गया। जिसके बाद हमें सभी प्रिजनर्स के सामने कैंग्यू को दिखाते हैं, तभी उन सभी की आंखें चमकना चालू हो जाती हैं और वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट करने लग
लग जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर है, हमारा टारगेट हमारे सामने है। और स्पीच टोमोकी से पूछता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो कहती है कि हाँ मैं उसे देख सकती हूँ। और स्पीच की एबिलिटी फिजिकल सीरीज की है, ब्रेन वेव्स कम्युनिकेशन। वो अपने दिमाग से किसी को भी यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। और टोमोकी ब्रेन ब्रेव्स का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को बताती है कि कैंग्यू की सुपर पावर बिल्कुल मेरी तरह फिजिकल सीरीज की है। फिर आगे नरेटर हमें बताता है कि टोमोकी को ऐसा लगा था कि जैसे उसने कैंग्यू की वीकनेस को ढूंढ लिया है, क्योंकि उसने जब उसकी जो हीरोज के दिन हुआ करते थे उसके उस ट्रेनिंग सेशन को देखा था, जब वो ट्रेनिंग रोबोट HR-12 के साथ एंटरिंग कॉम्बैट प्रैक्टिस मोड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। और जैसे ही वो कॉम्बैट मोड एक्टिव होता है, हमें सीन फिर से कैंग्यू के सभी प्रिजनर्स के सामने का दिखाते हैं, जो कि उन लोगों से कहता है कि या तो आराम से कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लो या फिर यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओ। पर तभी साइड में से एक अटैक उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कैंग्यू यहाँ पर डॉज करने की कोशिश नहीं करता। और टोमोकी भी ये सब देख रही थी और उसे वही दिन याद आता है कि वो किसी भी अटैक को जरा सा भी डॉज ही नहीं करता। इसलिए टोमोकी ने भी ऐसे इंसान को एज अ शील्ड यहाँ पर डोर के ऊपर खड़ा कर रखा हुआ था। और क्रिएशन और स्पेशल सीरीज की एबिलिटी वाले जो यूजर्स थे वो सभी मिलकर एक साथ कैंग्यू के ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करना चालू कर देते हैं। स्पीच भी ये देख कर हैरान होते हुए कहता है कि जैसा तुमने कहा था वो किसी भी अटैक को यहाँ पर डॉज ही नहीं कर रहा। पर बेचारी टोमोकी भी ये चीज काफी अच्छे तरीके से जानती थी क्या वजह थी कि कैंग्यू किसी भी अटैक को यहाँ पर डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये फैक्ट था कि जितने भी अटैक उसके ऊपर हो रहे थे उसे उसमें से कोई भी अटैक ऐसा नहीं लग रहा था कि जो कि वर्थ इट हो। इसलिए टोमोकी ने यहाँ पर एक और पैटर्न का इस्तेमाल किया जो कि था लॉन्ग रेंज अटैक। और तभी अचानक हमें दिखाते कि कैंग्यू जैसे पीछे की तरफ देखता है, कई सारी पट्टियां आकर उसके हाथ पैरों के ऊपर लिपटना चालू हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसको कई सारे यहाँ पर कंट्रोलिंग डिवाइस पहना दिए गए हैं। ये देखकर क्रिएशन सीरीज का लड़का खुश होते हुए कहता है कि हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसे यहाँ पर सुपर पावर कंट्रोलिंग डिवाइस पहना दिए गए हैं। एक आदमी टोमोकी से कहता है कि जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैं गार्ड्स की लाशों के अंदर से ये कंट्रोलिंग डिवाइस लेकर आ गया हूँ। पर क्या ये चीज तुम्हें पता नहीं है कि ये कंट्रोलिंग डिवाइस केवल फर्स्ट बेसमेंट लेवल का ही है? तो क्या ये चीज ज्यादा काम करेगी? वो कहती है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, अगर हम उसे कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस पहना देते हैं तो ये चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक डिवाइस केवल फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट के लिए है और 10 डिवाइस सेकंड क्लास हीरो के लिए होंगे। और अगर हम उसे 15 डिवाइसेस पहनाते हैं जो कि फर्स्ट क्लास के हीरो के लिए काफी होंगे, तो ये चीज उसकी एबिलिटी को सील करने के लिए काफी है। इसलिए वो ये काम एक ऐसे लड़के को देती है जो कि एक स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला था, और वो लॉन्ग रेंज अटैक का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डिवाइसेस उसके पास थे वो सब कैंग्यू को पहना सकता था। इसकी वजह से टोमोकी खुश होते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो ये चीज पूरी तरह से सेफ होगी, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर 30 से भी ज्यादा डिवाइसेस पहना देंगे जो कि काफी ज्यादा कमाल का होगा और उसकी एबिलिटीज को परमानेंटली यहाँ पर रोकने के लिए काफी होंगी। सभी प्रिजनर्स ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और उसे गाली देते हुए कहते कि कमीने, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें कंट्रोलिंग डिवाइस अच्छी तरीके से पहना दिए हैं। पर नरेटर उसे कहता है कि यहाँ पर टोमोकी की जो स्ट्रेटेजी थी शुरुआत से ही उसके अंदर 3 एरर्स थे, और उसका जो पहला एरर था वो कैंग्यू की स्ट्रेंथ थी। उसे इसके बारे में पता ही नहीं था कि आखिर वो असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो फर्स्ट ट्रायल के हीरो को पहले सरपास कर चुका था, वो उससे काफी ज्यादा ऊपर था। स्पीच जैसे ही टोमोकी को ये बताता है कि सारे के सारे कंट्रोलिंग डिवाइस यहाँ पर टूट चुके हैं, वो भी ये जानकर हैरान हो जाती है और हमें बेसमेंट का सीन दिखाते कि वहाँ पर कई सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे। और एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि अगली स्ट्रेटेजी जल्दी से बताओ कि आखिर हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो टोमोकी चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को तैयार करो। तो एक कैदी जल्दी से एक गार्ड को पकड़ते हुए उससे कहता है कि जरा से भी मत हिलना वरना मैं इसे मार दूंगा। अगर तुम ये चाहते हो कि ये गार्ड यहाँ पर बच जाए तो जरा से भी अपनी जगह से मत हिलना। पर जैसे ही वो अपनी उंगली का इशारा करता है उन सभी को काफी ज्यादा पावरफुल शॉक्स लगते हैं और नरेटर उसकी सेकंड स्ट्रेटेजी एरर बताता है। वहाँ पर पूरे में रेड और ब्लैक एनर्जी फैलना चालू हो जाती है जो देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। और वो आगे कहता है कि कैंग्यू की एबिलिटी, उन्हें ऐसा लगा था कि ये केवल फिजिकल सीरीज की एबिलिटी है, पर कोई इसके बारे में नहीं जानता था कि उसके पास कोई इस तरीके की एबिलिटी भी हो सकती है जो कि एक स्पेशल तरीके की एबिलिटी है जो कि किसी स्पेशल सीरीज के अंदर आती है। और हमें दिखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की लाशें खून के तालाब में बह रही थीं, पर यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। जिसके बाद नरेटर उसकी थर्ड और लास्ट एरर को बताता है कि सभी प्रिजनर्स जो कि सबको देख चुके थे वो जल्दी से सेल के अंदर वापस जाने लग जाते
चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी से जाकर अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को पहनने वाला हूँ। इसलिए वो चिल्लाते हुए केंगी से कहते हैं कि मैं जल्दी से कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी जान अभी तो नहीं जाएगी। पर तभी उसकी आंखों में एक लाल बिजली से दिखाते हैं और केंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल किसी विप की तरह पूरे में घुमाता है और सभी को धीरे धीरे कर मारना चालू कर देता है, जो कि वहाँ पर खड़े हुए ये सब देख रहे थे। और नरेटर आगे बताता है कि जो लोग भी यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे कि ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी कि वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके। और केंगियो ने वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को एक एक कर मार डाला था। इसकी वजह से स्पीच का जो कंट्रोलिंग डिवाइस था वो भी यहाँ पर तबाह हो जाता है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सारे के सारे मारे जा चुके हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है? पर टोमोकी तो बहुत ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। स्पीच चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ तो बोलो डैम इट, क्या तुम पूरी तरह से बेकार हो गई हो? मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे शब्दों के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। टोमोकी कहती यानी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि जो कंट्रोलिंग डिवाइस उसके ऊपर लगाए थे वो जरा से भी काम नहीं करे, भले ही वो 30 थे। पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लेना चाहिए था अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और सर्वाइव कर पाता। पर अब टोमोकी के लिए पानी सिर से ऊपर जा चुका था, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उसकी छाती में एक छेद कर देती है और उसे भी यहाँ पर मारते हुए कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि मुझसे यहाँ पर इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? तुम अगर ये सोचते हो कि हम दोनों सेम लेवल पर हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेली फर्स्ट ट्रायल के हीरो की एबिलिटी को रोकने के लिए काफी हूँ। और उसने अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी वो स्पीच के ऊपर निकाल दी थी और उसको खून खून कर उसे यहाँ पर मार डाला था। जिसके बाद टोमोकी फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि पर आखिर वो सारे वहाँ पर तबाह कैसे हो सकते हैं? क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पर अगर ऐसा था तो उसने कभी भी फ्रंट लाइन में कभी भी कोई फाइट क्यों नहीं लड़ी थी? जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है कि इस चीज का जरा सा भी सेंस नहीं बनता, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पर वहीं उसे साइड में एक क्राउल करता हुआ आदमी दिखता है जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे करके सरकता हुआ जा रहा था और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, प्लीज कोई आकर मेरी जान बचाओ। पर टोमोकी को ये देखकर बहुत ज्यादा खुन्नस आ जाती है और वो गुस्से में अपने हाथ के साथ उसके ऊपर मारते हुए कहती है कि खत्म हो जाओ। पर तभी उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है जो देखकर टोमोकी भी काफी ज्यादा हैरान थी। पर केंगी वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि हीरो टोमोकी नहीं, अपराधी टोमोकी, आखिरी तुम्हारे शब्द क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। टोमोकी ये देखकर हंसते हुए कहती है कि डैम इट, लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। टोमोकी उससे कहती है क्या ये चीज सच है कि इक्वलिटी के जितने भी हीरोज थे तुम्हें छोड़कर सब मारे जा चुके हैं? केंगी उससे कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है क्या इसका मतलब टोमा भी वहाँ पर मारी जा चुकी है? पर केंगियो के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि वो सच में मारी जा चुकी थी। पर वो इस चीज को समझ जाती है और कहती इसका मतलब सच में वो मारी जा चुकी है। मैंने उससे कहा था कि उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सच में वो एक काफी ज्यादा बेवकूफ छोटी बहन थी। जिसके बाद वो आगे कहती है कि तुम एक इक्वलिटी के मेंबर हो फिर भी लोगों को मार रहे हो, क्या दूसरे हीरोज को इसके बारे में पता है? आखिर तुम्हें इसके बारे में पता है कि आखिर लोरेंस ने कितना ज्यादा कोशिश करी थी कि वो हीरो इंडस्ट्री को बदल सके, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से सारी चीजें फिर से शुरुआत में पहुंच चुकी है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस इसकी वजह से अपनी दूसरी जिंदगी में काफी ज्यादा दुखी होगी? केंगी अपने चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं लाता। जिसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे आखिरी शब्द कुछ जगह से ज्यादा ही लंबे हैं। फिर हमें टोमोकी के पास्ट के बारे में बताते हैं और ये हीरो इंडस्ट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। टोमोकी ने भी ये चीज हीरो बनने के बाद ही महसूस करी थी, बस इसी वजह से कि वो सभी विलेंस को मार सकते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि वो पूरी तरह से सही थे। और एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक विलेन ने एक लड़की को पकड़ लिया था और वो कहता है कि पीछे रहो वरना मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। पर तभी वो हीरो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस विलेन के साथ साथ उस लड़की को भी यहाँ पर मार देता है। और नरेटर हमें बताता है कि किसी भी मिशन के दौरान अगर यहाँ पर सिविलियंस भी मारे जाते थे पर उसके बाद भी जो एक हीरो का स्टेटस होता था वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट था। और इस चीज से हीरोज को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उनको ये लगता था कि बस मिशन कंप्लीट हो गया यानी सारी चीजें सही हुई हैं। और टोमोकी का जो हीरो बनने का रीजन था वो काफी ज्यादा सिंपल था। उसकी छोटी सिस्टर जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी और कहती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर हमेशा मेरी मदद करती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और ये उसकी छोटी सिस्टर टोमोए है। टोमोए के पास किसी भी तरीके की सुपर पावर नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी बहन जिसके पास पावर्स थी उसके ऊपर रिलाई करती थी। और टोमोकी भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करती थी क्योंकि टोमोए हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। वो काफी ज्यादा क्रीप आउट होने लगी थी
थी और वो कहती कि तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा अमेजिंग है। क्यों, मैंने सही कहा ना। धीरे धीरे कर जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो ट्विस्टेड होने लगी थी, क्योंकि एज अ हीरो तुम्हारा काम एक इंसान की जान बचाना होता है, और जब वो किसी की जान बचाती थी तो वो उसका शुक्रिया करता था कि प्लीज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती थी कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसे इसके बजाय कि वो काफी ज्यादा प्राउड महसूस करे, वो कहती थी कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वो वियर्ड सा लुक देती थी, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो सबसे ऊपर है। नरेटर आगे कहता है कि इसी तरीके से टोमोकी ने अपने हीरो की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा, पर इवेंचुअली एक मिशन के दौरान पहली बार उसने एक विलन को मार दिया था, जो कि इसकी जिंदगी का पहला मिशन था, और वो पहली बार अपने आप को किसी खूनी की तरह देखने लगी थी। पर इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा रिलीफ सा महसूस होने लगा था। वो काफी ज्यादा क्रीपी से लुक देते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगी थी, जैसे कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो फिर से अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर, किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगी थी, और उसके लिए पहली बार किसी इंसान को मारना काफी ज्यादा रिलीफ में था। जिसकी बात है टोमोकी ने किसी को भी मारना बिल्कुल बंद नहीं किया, बल्कि उसके बाद उसने विलेंस, सिविलियंस, यहाँ तक हीरोज को भी मारना चालू कर दिया था। उसने लोगों को बेवजह ही मारना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा सुपीरियरिटी महसूस होने लगी थी। वो अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर मानने लगी थी कि जैसे कि वो कोई भगवान बन चुकी है। और नरेटर आगे कहता है कि सभी खूनों में से टोमोकी का जो फेवरेट मर्डर था वो उसी के एक फेलो हीरो का था, जो कि उससे काफी ज्यादा कमजोर था। उसे ये चीज काफी ज्यादा मजा देती थी, जैसे कि जो सेंस ऑफ बिट्रेयल था, द शॉक, और आखिर में उसने अपने ब्लिस को भी पूरी तरह से खो दिया था। वो हीरो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान को बख्श दो, और उसका ये रोता हुआ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन टोमोकी को पूरी तरह से पागल कर चुका था। और कुछ ही समय के बाद टोमोई को भी ऐसा लगने लगा था, और उसे अपनी बड़ी बहन के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि टोमोकी कभी कभी रात को बहुत ज्यादा लेट आती थी, उसके शरीर पर खून ही खून लगा रहता था। इसलिए एक रात टोमोई ने उसे फॉलो करने के बारे में सोचा, पर जैसे ही उसे ये सब पता चला कि वो किसी का खून कर रही है, वो भी बिना वजह, ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जैसे ही हैरानी के साथ अपनी बड़ी बहन को आवाज देती है, तो टोमोकी भी ये देख हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को हमेशा अपने घर पर रहना, और अब इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो एक क्रीपी लुक में उससे कहती है कि तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। ये देखकर टोमोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या? तो टोमोई हंसते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं अकेले ही ये सब करूंगी, और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मारने लगी थी। पर तभी टोमोई जोर से चिल्लाते हुए कहती कि नहीं, और तभी अचानक ही उसका हाथ एक मैजिकल चेन से यहाँ पर बंध जाता है। वो भी ये देखकर काफी हैरान थी, और उसी दिन पता चला था कि टोमोई ने भी अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर अवेकन कर लिया था। और टोमोई की जो फर्स्ट अचीवमेंट थी एक हीरो बनने के बाद, क्योंकि जब से टोमोई एक हीरो बनी थी उसकी बड़ी बहन हमेशा उसे परस्यू करती थी कि वो एक विलेन बन जाए, पर आखिर में उसने अपनी बड़ी बहन टोमोकी, जो कि विलेन बन चुकी थी, उसे अरेस्ट कर लिया था। टोमोकी हंसते हुए कहते हैं यानी अब से तुम मुझे अपनी सिस नहीं कहने वाली, ये काफी ज्यादा बुरा है। तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, इसी वजह से ही तो ये और भी ज्यादा रिग्रेटेबल है। पर तुम एक समनर हो जो कि एक फिजिकल टाइप में नहीं आता, और वो लोग जिनके पास फिजिकल एबिलिटीज नहीं होती वो सच में काफी ज्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही दूरी से किसी को मारते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसके बारे में कभी भी नहीं जान पाते कि कभी भी किसी इंसान को डायरेक्टली मारना कितना ज्यादा सुकून देता है। और तुम भी मुझे कभी भी नहीं समझ पाओगी। और टोमोकी की इस तरीके से बात सुनने के बाद टोमोई हैरान होते हुए कहती है कि मेरी कभी भी तुम्हारे जैसी कोई सिस्टर नहीं थी, क्या वो बिना किसी सफर के मर गई थी? तो केंगी उसे बताता है कि जब उसने हावेंग से लड़ाई करने के बाद जब वो मरने लगी थी, वो कह रही थी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी सिस्टर मुझे बचा लो। और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसकी बड़ी बहन की झलक थी, यानी वो केवल अपनी बड़ी बहन को ही ढूंढ रही थी। जैसे ही केंगी टोमोकी को इसके बारे में बताता है, वो कहती कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो अपने कटे हुए हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है कि इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा बेकार महसूस होने लगा है। और उसने अपने हाथ को एक तलवार के अंदर बदल लिया था, और साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह से किसी मॉन्स्टर की तरह लगने लगी थी। जिसके बाद वो अपनी इनहेंस स्पीड के साथ केंगी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा था कि उसने केंगी को यहाँ पर मार दिया है। पर अचानक ही वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि केंगी वहाँ से गायब हो चुका है। वो ये सेंस करती है कि केंगी उसके पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से घूमते हुए अपनी तलवार से फिर से केंगी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। पर तभी केंगी भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर अपने पैर से एक जोरदार किक दे मारता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरकते हुए दूर जाकर गिरती और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद टोमोकी यहाँ पर मारी गई
हो, पर अचानक ही वो धुएं में से काफी ज्यादा तेजी से निकलकर बाहर आती है और वो फिर से केंग्यू के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करती है। पर तभी केंग्यू अपने एक जोरदार पंच उसके पेट पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगा था, जिसकी वजह से वो फिर से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो इसलिए जमीन पर जाकर बैठ जाती है। और टोमोकी की इस तरीके से हालत देखने के बाद केंगी उससे कहता है कि भले ही तुम एक विलन बन चुकी हो, पर फिर भी यहाँ पर एक साथी की फैमिली को मारना काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सुनकर केंगी हंसते हुए कहती है कि इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे मेरी जान को बख्शने वाले हो। और वो आगे बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम तो एक हीरो हो ना, तुमने लॉरेंस से एक वादा किया था। पर केंगी कहता है कि अब मैं कोई भी हीरो नहीं रहा हूँ। तो वो कहती है कि पर इसके बाद भी प्लीज यहाँ पे मेरी जान को बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। पर तुम्हारे इस करंट स्टेट में ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उन लोगों की तरह हो गई हो जिनको तुमने मारा था। उनने भी तुमसे कहा होगा कि प्लीज हमारी जान बख्श दो, प्लीज हमारी जान बख्श दो टोमोकी। वो इसलिए गुस्से में कहता है तो बताओ आखिर उन लोगों का क्या जो लोग तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रहे थे। ये देखकर वो हंसते हुए कहती है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच पाऊंगी, क्योंकि केंग्यू अपने काफी ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी करता है और फिर एक टोमोकी के ऊपर जो पंच मारता है, इसकी वजह से पूरे असाइलम के ऊपर फिर से एक काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ गया था। सभी लोग इसके बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि यहाँ पे एको के साउंड कैसा आ रहा है, क्या ऐसा लगा कि किसी ने एक काफी ज्यादा जोर की आवाज दी है। सिनका जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये जरूर केंगी हुई था, मुझे लगता है कि ये चीज सच में वही कर सकता है। और नरेटर हमें बताता है कि इस चीज की वजह से कोई उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। और नीचे हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। और नरेटर कहता है और इसकी वजह से कोई काफी ज्यादा डर रहा था। और नरेटर आगे कहता है और इसी की वजह से कोई ऐसा भी था जिसको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी। और हमें हावेंग को दिखाते हैं जो कि केंग्यू के बारे में ही सोच रहा था। उसे पता था कि ऊपर केंग्यू है, जिसकी वजह से हावेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर जरा सा भी चैन नहीं मिल रहा, मैं जल्दी से ऊपर जाना चाहता हूँ। इसलिए वो जैसे अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर ऊपर जाने की कोशिश करता, पर तभी उसके ऊपर अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था, जिससे वो जाकर दीवार से टकराता है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है। जिसके बाद वो शांत होता है और कहता है कि वाह ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और उसे एक आवाज आती है कि बच्चे क्या तुम काफी ज्यादा बोर हो रहे हो। और वहाँ से साइड में से चलते हुए एक आदमी धीरे धीरे करके उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है कि ये ग्रैंडपा तुम लोगों के साथ खेलना चाहता है। हावेंग फिर से हेड को पहनते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्कैरी ग्रैंडपा हो। ये सुनकर वो कहता है क्या स्कैरी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हेड ऑफिस के गार्ड चिल्लाते हुए सी उनसे कहते हैं कि जल्दी से आकर यहाँ पर देखिए। वो कहती है कि आकर यहाँ पर क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि जो 5th बेसमेंट फ्लोर है वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। किंगस्टोन यहाँ पर हावेंग से मिल चुका है। वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर सियोन कहती कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। ये सुनकर वो हैरान था। वो कहती है कि अगर इन दोनों में से कोई यहाँ पर मर गया तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि किंगस्टोन यहाँ पर हावेंग से जीत जाए, क्योंकि असल में हावेंग सच में उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। पर इसके अलावा वो मुंह बनाते हुए कहती है पर आखिर वो औरत उसके साथ क्यों है, यानी हावेंग के साथ क्यों है। हावेंग किंगस्टोन से कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप यहाँ पर मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर हावेंग कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर किंगस्टोन कहता है अच्छा ऐसा है, पर ये ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। और उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी और वो देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लगने लगा था। जिसके बाद हमें किंगस्टोन के बारे में बताते हैं कि वो लूसिलिस प्रिजन का सबसे पहला प्रिजनर था और अभी का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टर्म का प्रिजनर। पर किंगस्टोन के केस में जितने भी प्रिजनर 5th फ्लोर और 4th फ्लोर के अंदर है उन सबसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उनने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारा था। पर यहाँ पर केवल किंगस्टोन ने केवल 3 लोग ही थे जिनको मारा था। पहला वो आदमी जो कि किंगस्टन के हाथों से मरा था, वो उस समय का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन हुआ करता था। और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर मारे गए थे वो उस समय के सबसे ज्यादा बेस्ट हीरोज हुआ करते थे। वो अचानक ही न जाने कहां से अपने आप ही सामने आ गया और उसने उस समय के
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 3 लोगों को मार डाला और वो केवल एक ही चीज कह रहा था कि मैं उन सभी को मार दूंगा जो सभी अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, पर अब केवल मैं ही हूँ जो कि इनविंसिबल है। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद आगे बताया जाता है कि पर फिर वो अपने आप ही सामने आया और उसने अपने आप को गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया। ये चीज देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा अजीब सी थी, पर उसके केवल कुछ लोगों को मारने के बाद खुद से ही सरेंडर कर देना, वो भी उस समय जब गवर्नमेंट और ना ही हीरो एसोसिएशन इतने ज्यादा अच्छी तरीके से गुड टर्म्स दे सकती थी, और वो अभी तक इन 3 सालों से एग्जीक्यूशन से बचता आया है। किंगस्टन हावेंग और उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं केवल तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ। मैं खुद ही अपने मुंह को इस तरीके से टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। इस तरीके से बढ़ते हुए स्प्राउट्स के ऊपर पैर रखकर हावेंग उससे कहता है कि हाँ ये ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए कई सारे लोगों की लाशों को उठाकर उन्हें आसमान में फ्लोट करना चालू कर देता है, और देखते ही देखते वो सभी पिचक कर पूरी तरह से मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो आगे कहता है तो क्या हम सब यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो जो मीट बॉल्स होती है उन्हें किंगस्टन के ऊपर छोड़ देता है, जो कि बिल्कुल किसी बुलेट से भी ज्यादा स्पीड में किंगस्टन की तरफ ही बढ़ रही थी। किंगस्टन बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है, पर जैसे ही वो सभी उसके सामने आती है वो अपने हाथों को घुमाता है और बिल्कुल मार्शल आर्टिस्ट की तरह, जिनको काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट आता है, वो बड़े ही आराम से इस तरीके की बुलेट्स को डॉज कर सकते हैं। और वैसे ही वो केवल अपने बेयर हैंड से ही जितने भी मीट बॉल्स उसके सामने आती है उन सभी को गोल गोल घुमाता है और उन्हें अपने पीछे की तरफ छोड़ता चला जाता है, जैसे कि कोई मीट बॉल आकर उसे टच ही न कर पाई हो। जितनी स्पीड में वो ये सब करता जा रहा था, नंगी आंखों से ये देखना काफी ज्यादा मुश्किल था, और केवल एक ही सेकंड के अंदर ये सारा का सारा कारनामा हो जाता है। सभी मीट बॉल्स जाकर पीछे दीवार से टकराती हैं और पिछला हो जाती हैं। पर हावेंग को ये सब देखकर उसे जरा सा ही मजा नहीं आता, पर किंगस्टन बड़े ही अच्छे से पोज देकर खड़ा हो गया था और वहाँ पर पूरे में खून की बारिश होने लग जाती है। जिसके बाद किंगस्टन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक टेलीकिनेसिस यूजर हो, पर तुम इस तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, ये काफी ज्यादा अलग है, यानी तुम टेलीकिनेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने का कोई और तरीका है। वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच तो रहा था, पर जैसा मुझे लगा था ग्रैंडपा के साथ खेलना काफी ज्यादा बोरिंग होगा, और वैसे भी ऐसे किसी इंसान को मारना काफी ज्यादा बेकार होगा जो कि वैसे भी मरने वाला है। पर हावेंग अब ये बोलकर किंगस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है और वो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट चाइल्ड हो। इसलिए वो गुस्से में आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल कुएं के मेढक होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सभी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और साथ ही वो घमंड से भी भरे हुए रहते हैं। और ये कहते हुए वो बड़े ही आराम से जमीन पर अपना पैर मारता है, पर ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन चकनाचूर होना चालू हो जाती है और कई सारे लेवल्स की जो लेयर्स थी वो यहाँ पर चकनाचूर होकर वहाँ पर टूटना चालू हो जाती है। ये देखकर जो प्रिजनर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान थे। एक आदमी डरते हुए कहता है कि ये जगह यहाँ पर तबाह होने वाली है, पर सियोन उसे कहती है कि इस तरीके से हरकतें करना बंद करो, ये प्रिजन इतने ज्यादा आसानी से नहीं टूटने वाली, भले यहाँ पर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास का कोई हीरो क्यों ना आ जाए। वैसे भी यहाँ पर 20 तरीके के लेयर्स की स्पेसिफिक वॉल्स बनी है, तो आखिर ये टूट कैसे सकती है। तो यहाँ पर सभी लोग शांत हो जाओ और हमें किंगस्टन को दिखाते हैं जो कि गुस्से में कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे इस मैनर को यहाँ पर ठीक करना होगा। और वो एक स्टैंड ले लेता है और काफी ज्यादा तेज जंप लगाते हुए हावेंग की काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो यहाँ पर अपने दोनों पैरों से उसके चेहरे पर एक किक करने वाला था, पर जैसे ये किक हावेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है वहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर दिखाते हैं और पूरे में एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा असाइलम फिर से बहुत ज्यादा शेक करने लग जाता है। ये देखकर सियोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये प्रेशर केंग्यू भी महसूस कर पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद सियोन उस आदमी से पूछती है कि सभी चीजें ठीक है, आखिर यहाँ पर कौन जीता। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है और हमें बेसमेंट का सीन दिखाते हैं कि हावेंग के पीछे की जो दीवार थी वहाँ पर जितनी भी लेयर्स थी वो सभी पूरी तरह तबाह हो गई थी। जैसे ही उसे इसके बारे में पता चलता है तो सियोन ये देखकर बहुत ज्यादा डरते हुए कहती है कि हम लोग एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हावेंग ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि वाओ, देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसानी ड्रिल ने इसको काफी ज्यादा गहरा खोद दिया हो, आखिर ये कितना ज्यादा गहरा होगा, क्या हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। साथ ही वो किंगस्टन से कहता है कि ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी है, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए? पर तभी उन दोनों के पीछे से एक आवाज आती है। केनिथ कहता है कि तुम यहाँ पर उस बूढ़े आदमी का पीछा करने के बारे में सोच रहे हो, जिसके बाद सिंका हंसते हुए उससे कहती है, इसकी बजाय क्यों न तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर प्यारी प्यारी बातें करो। ये देखना काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि अचानक से वो तीनों यहाँ पर कैसे आ गए, और साथ ही सियुन भी ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। हावेंग भी हैरान होते हुए सिंका से कहता है कि आखिर तुम क्या हो। वो कहती है तो चलो क्यों न हम लोग इसके बारे में बात करें और पता लगाए कि आखिर मैं कौन हूँ। सियुन चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती है कि आखिर वो औरत अपने साथियों के साथ 5th बेसमेंट के अंदर क्या कर रही है, आखिर वो अंदर कैसे गई। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। वो प्रिजनर भी कहता है कि आखिर मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। पर तभी सिंका कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है, पर इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। और वो कैमरे की तरफ शूट करते हैं और अचानक ही वो बंद हो जाता है। अब उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर 5th बेसमेंट के अंदर क्या हो रहा है। ये देख कर सी उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती कि आखिर अब हम यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। और दूसरी तरफ केंग्यू 2nd फ्लोर के बेसमेंट का जो डोर था उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी खुलने का ही वेट कर रहा था। वो डायरेक्टर से कहता है कि मैंने 1st फ्लोर को क्लियर कर दिया है तो अब दरवाजा खोल सकते हो। पर वो केंग्यू से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। पर केंग्यू ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो सियुन से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर वहाँ से उसे कोई भी जवाब न मिलने की वजह से वो अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ता है और उसे बीच में से खोलने लग जाता है और कहता है ये सब इसी वजह से क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा कमजोर है, वो जरूर इस बेसमेंट के और भी ज्यादा नीचे होगी। केंग्यू नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब मैं 2nd फ्लोर के बेसमेंट की तरफ सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता जा रहा हूँ, ये 1st फ्लोर के बेसमेंट से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले ही मुझे खून की गंध आना चालू हो गई थी। यहाँ पर किसी भी तरीके की स्मेल नहीं थी, ये जगह काफी ज्यादा क्लियर और साफ थी और यहाँ पर किसी भी तरीके की सिंगल बॉडी भी नहीं थी जो कि मैं देख सकूं, बस केवल एक इंसान के अलावा। और तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो साइड में देखता है कि एक ऑफिसर कई सारे जानवरों से बचकर भागते हुए आ रही है और वो कहती है कि मेरे जरा से भी करीब मत आना, और वो उनसे बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देख कर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर यहाँ पर करीबन उसे खाने ही वाले थे। जैसे ही वो लड़की केंग्यू को वहाँ पर देखती है वो उसे केंगहो समझ लेती है और आवाज लगाने लग जाती है। ये सुनकर केंग्यू काफी ज्यादा हैरान था, पर वो मॉन्स्टर यहाँ पर उस लड़की को मार पाते उससे पहले केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनको किसी पटाखे की तरह यहाँ पर फोड़ देता है और राख के अंदर बदल देता है। वो लड़की ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती क्या? केंग्यू उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? पर वो लड़की उससे कहती है केंगहो और वो जल्दी से आकर उसके गले से लिपट जाती है। वो उससे आगे कहती है पर क्या तुम्हें अभी 5th बेसमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और क्या असल में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? ये तो काफी ज्यादा औसम है, पर आखिर तुम इतने लंबे समय से इसको छुपाकर क्यों रखे हुए थे? केंग्यू उसको साइड करते हुए कहता है कि असल में मैं केंगहो का छोटा वाला भाई हूँ केंग्यू। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती क्या तुम हीरो केंग्यू हो? पर आखिर तुमने एक प्रिजन ऑफिसर की यूनिफॉर्म को क्यों पहना हुआ है? नहीं, और इसके अलावा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? केंग्यू उससे पूछता है क्या तुम मेरे बड़े भाई की कलीग हो? यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है इसलिए तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। पर वो उससे कहती है मुझे माफ करना, पर क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? केंगहो कहता है कि आखिर तुम कौन हो कि ये हमारा पहली बार है कि हम लोग एक दूसरे को इस तरीके से मिल रहे हैं, तो मुझे तुमसे पहले हेलो कहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ यानी भाभी हूँ और तुम बिल्कुल तुम्हारे बड़े भाई की तरह दिखते हो, क्या तुम्हें पता है? पर केंग्यू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्या मेरी भाभी? ये सुनना उसके लिए सच में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और हमें 2nd बेसमेंट के सॉलिटरी फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मियल माइल को आवाज देता है और कहता है लगता है कि एक स्ट्रेंजर यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा बड़े भाई कि आखिर यहाँ पर आने के बाद ये स्ट्रेंजर और भी कितने सारे क्राइम को कमिट करने वाला है, और क्या वही था जिसने मेरे डॉग्स को यहाँ पर मार दिया था? मिल उससे कहता है कि ऐसा किया है तो ये चीज तो पूरी तरह से साफ है कि वो जरूर नर्क में जाएगा। और दूसरी तरफ केंग्यू अपनी भाभी से ही बात कर रहा था जो कि उससे कहती है कि मैंने केवल तुम्हें वीडियोस और पिक्चर्स में ही देखा था, पर देखकर ऐसा लगता है कि तुम रियल में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और वो अपने बारे में आगे इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मैं एक प्रिजन ऑफिसर होंग जिया हूँ। केंग्यू कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम लोगों ने शादी कर ली। तो जिया उससे कहती है कि असल में, और वो पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ असल में मैं
प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा नेफ्यू इसके अंदर है। ये सुनने के बाद केंगो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा? जिया कहती है कि तुम इसको अभी नहीं देख सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, पर मैं केवल 1 महीने से भी कम की अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता चला है। पर ये हावेंग वाला जो इंसिडेंट था वो खत्म हो जाता, उसके बाद हम लोग तुम्हें धीरे धीरे कर इसके बारे में बताने वाले थे। केंगयू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक होते हुए कहता है अच्छा इसका मतलब ये सच है। जिया थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि हाँ, पर आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है? वो कहता है कि कुछ नहीं और वो मुंह फेर लेता है। जिया उससे कहती है पर केंगयू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, पर आखिर तुमने एक प्रिजन गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? तो वो बताता है कि असल में मुझे एक स्पेशल प्रिजन गार्ड के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और मैं इस लूसलिस प्रिजन के अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक एग्जीक्यूशनर का काम कर रहा हूँ, यानी सभी प्रिजनर्स को यहाँ पर मारने का। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, जिसके बाद वो कहती है क्या केंगयू यानी तुम एक एक्सक्यूशनर हो? पर आखिर तुमने इस तरीके की किसी काम को क्यों चुना? क्या चीफ ने यहाँ पर तुम्हें इस तरीके का कोई काम करने का ऑर्डर दिया है? वो कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में जरा से भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं बाद में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना चालू करता है कि यहाँ पर एक EMP अटैक हुआ था। वो बहुत ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबराई हुई थी, पूछती है कि आखिर इस तरीके का काम किसने किया था? केंगयू कहता है कि अभी भी इसके बारे में जांच चल रही है। तो वो कहती है कि आखिर केंगो कहाँ पर है? वो तो 5th बेसमेंट के अंदर गया था एग्जीक्यूशन के लिए। केंगयू जिया को सब कुछ बताने के बारे में सोचता है, पर उसकी इस तरीके से हालत देखकर और साथ ही वो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, वो शांत हो जाता है और सोचता है कि अभी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए वो उसे थोड़ी सी उम्मीद देते हुए कहता है वहाँ पर अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ से रेस्क्यू सिग्नल भेज रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है और उस चैन की सांस आ जाती है। Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of hearted. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
exit, I'll kill